अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बताएं कि 8 मकाम में ग्रेस वैली समेत बालाई में मूसलाधार बारिश। नाज़रीन, सवात के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। मट्टा, ख्वाजा खिला, कबल और मैंगोरा समेत मुतअद्दिद बाजार ज़ेर आब आ गए हैं। बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हो गया, जिससे ताजरों को शदीद नुकसान पहुँचा। बारिश के दौरान मदीन के इलाके शंकु में एक घर पर पहाड़ी तोदा गिर गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं। मलम जब्बा के इलाके सोरढेरी में 2 बच्चे बरसाती नाले में बह गए। मकामी अफराद ने एक बच्चे की लाश निकाल ली है, जबकि दूसरे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चिलास में शाहराह थक बाबू सर पर सैलाबी तबाही, 8 सयाहती गाड़ियां बह गईं। 3 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिए गए। 15 से जायद सयाह लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। तर्जुमान फैजुल्लाह फराक के मुताबिक मुआसराती निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है और हज़ारों सयाह फंसे हुए हैं, जिनका घरों से राब्ता मुनक़ता हो गया है। शाहराह बाबू सर पर फंसे सैकड़ों सयाहों को हुकूमत ने रेस्क्यू किया है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने रेस्क्यू के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत की है। शाहराह बाबू सर कई मकामात पर बंद है और सड़कें और खेत खलियान तबाह हो चुके हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि खानपुर के पहाड़ी इलाकों गर्मथोन, छुई, नजफपुर, देसरा और हिली में मानसून की मूसलाधार बारिश से बरसाती नालों में शदीद तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग। छुई के मुकाम पर बरसाती नाले में पानी के बहाव में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से फर्शी पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। आगे बढ़ें और आप खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात, हुकूमत और अपोजिशन में नशिस्तों की तकसीम का फार्मूला कामयाब। तहरीक इंसाफ ने 6, अपोजिशन ने 5 नशिस्तें हासिल की। 143 अरकान असम्बली ने अपने राय हक दही का इस्तेमाल किया और 2 वोट मिसिंग करार दिए गए। हुकूमत और अपोजिशन में सेनेट सीटों की तकसीम पर सियासी मफाहमत ने इंतखाबी अमल को हमवार बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाब में हुकूमत और अपोजिशन का नशिस्तों की तकसीम का फार्मूला कामयाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6, अपोजिशन ने 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। 7 जनरल नशिस्तों पर PTI के 4 और अपोजिशन के 3 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। तहरीक इंसाफ के मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी और नूरुल हक कादरी सेनेटर मुंतखब हुए। मुराद सईद को 26 वोट मिले, फैसल जावेद को 22, जबकि नूरुल हक कादरी और मिर्जा अफरीदी ने 21-21 वोट हासिल किए। अपोजिशन की जानिब से नून लीग के नियाज अहमद, पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद और JUI के अताउल हक ने कामयाबी हासिल की है। खवातीन की 2 नशिस्तों में से एक पर PTI की रुबीना नाज 89 वोट लेकर कामयाब ठहरी। दूसरी नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद ने 52 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। टेक्नोक्रेट्स की 2 नशिस्तों में से एक पर PTI के आसम सवाती 89 वोट और दूसरे पर JUI के दिलावर खान 54 वोट लेकर कामयाब करार पाए। PTI के नाराज उम्मीदवार खुरम ज़िशान कोई वोट हासिल न कर सके। दूसरी तरफ पंजाब से सेनेट की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम ने मैदान मा लिया। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान असम्बली ने अपनी अपनी क़यादत की हिदायत पर भरपूर अमल किया। नौ मुंतखब सेनेटर का कहना है कि ऐवान बाला में मुल्क और कौम के लिए भरपूर आवाज़ बुलंद करूँगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बायस पंजाब से सेनेट की खाली नशिस्त पर होने वाले इंतखाबात का मार्का नून लीग के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम ने जीत लिया। इलेक्शन में 368 में से 345 वोट डाले गए, जिनमें हाफिज अब्दुल करीम ने 243 वोट और अपोजिशन के अब्दुल सत्तार ने 99 वोट हासिल किए, जबकि 3 वोट मुस्तरद हुए। नौ मुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने नून लीग की क़यादत और इत्तेहादी जमातों के मेंबरान का शुक्रिया अदा किया और इस बात का अज़्म किया कि वो ऐवान बाला में मुल्क की बेहतरी और अवामी मफाद में भरपूर आवाज उठाएंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हमेशा हमारा ख्याल रखा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। नून लीग के चीफ वेब राना मोहम्मद अरशद ने कहा कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान आपस में मुत्तहिद रहे और अपनी क़यादत की हिदायत पर भरपूर अमल किया। शोएब सदीकी ने उम्मीद जाहिर की कि हाफिज अब्दुल करीम ऐवान बाला में मुल्क के सबसे बड़े सूबे की नुमाइंदगी करेंगे। हाफिज अब्दुल करीम साहब 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान के सबसे बड़े पार्लियामेंट सेनेट के मेंबर अल्हम्दुलिल्लाह मुंतखब हो चुके हैं। कि अल्लाह ताला ने इन्हें जिन मनसब के लिए चुना है, ये ऐवान बाला के अंदर जाकर इस मुल्क के हकीकी मसाइल को उजागर करेंगे। सेनेट के पंजाब में होने वाले इलेक्शन में मरियम नवाज शरीफ सैलाब ज़दगान के इमदादी दौरे को मुख्तसर करके पंजाब असम्बली पहुंची। सेनेट की एक सीट पर होने वाले इंतखाबात में हुकूमत, इसके इत्तेहादी और अपोजिशन अरकान ने अपने अपने उम्मीदवार का भरपूर साथ दिया।
سینٹ میں حکومتی اتحاد کو 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی۔ پیپلز پارٹی 26 سینیٹرز کے ساتھ سینٹ کی سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے۔ تحریک انصاف 22 سینیٹرز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ نون لیگ 20 سینیٹرز کے ساتھ سینٹ میں تیسری بڑی پارلیمانی جماعت بن چکی ہے۔ JUI کے سینیٹرز کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ 6 آزاد سینیٹرز حکومتی اتحاد میں شامل ہیں۔ بلوچستان عوام پارٹی اور 4 نشستوں پر موجود ہے۔ MK پاکستان اور ANP کے پاس 3 سینیٹرز موجود ہیں۔ PTI کو MWM اور SIC کے 2 سینیٹرز کی حمایت حاصل ہے۔ 2/3 اکثریت حاصل ہونے کے بعد حکومتی اتحاد کو آئینی ترامیم اور اہم قانون سازی میں زیادہ بااختیار ہو چکا ہے۔ ناظرین، صدر ANP ایمل ولی خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی گنڈا پور پر سیاسی مخالفین کی حمایت کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی JUI اور نون لیگ کے سینیٹرز بنوا چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پنجاب سے امیدوار لا کر پختونوں کا نمائندہ بنایا گیا ہے۔ مراد سعید پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کا آنا یا نہ آنا برابر ہے اور وہ نشست ہمیشہ خالی رہے گی۔ علی امین کو مبارک ہو، اس نے علی امین نے پیپلز پارٹی کا سینیٹر بھی بنوا دیا۔ علی امین کو مبارک ہو، اس نے مسلم لیگ کا سینیٹر بھی بنوا دیا، اور علی امین کو مبارک ہو، اس نے JUI کے سینیٹر بھی بنا دیے۔ الحمدللہ علی امین PDM کو پوری طرح سپورٹ کر گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، ان کو وہ 4-5 تو اپنے لانے تھے نا، یا نہیں وہ بھی ان کو دے دیتے۔ تو جو ہلکے پھلکے لے آئے وہ بھی دیکھیں، مراد سعید کا آنا نہ آنا ہے، اس کا آنا نہ آنا، یہ کرسی خالی رہ گئی۔ بس یہ پختونخوا کا، ادھر لوگ چیختے تھے کہ پختونخوا کی نمائندگی، اب اپنی مرضی سے وہ نمائندگی کو باہر کر دیا۔ مجھے تانا دیتے تھے، میں ایک الحمدللہ پختون علاقے کا نمائندہ ہوں۔ پاک سوزوکی موٹر کمپنی لمیٹڈ نے اپنے موٹر سائیکل کے 2 نئے ماڈل سوزوکی GD 110S اور سوزوکی GS 150 متعارف کروا دیے۔ کراچی میں منعقدہ رنگا رنگ تقریب میں پاک سوزوکی جاپان کے سپروائزر میکاڈو اینڈو نے نقاب کشائی کی، اور اس موقع پر پاک سوزوکی لمیٹڈ کے ڈویژنل ہیڈ محمد سلیم اور دیگر بھی موجود تھے۔ پاک سوزوکی کے ڈویژنل ہیڈ محمد سلیم کا کہنا تھا کہ پاک سوزوکی کے دونوں ماڈل پوری دنیا میں انقلاب برپا کریں گے۔ نئے ماڈلز مناسب قیمت پر پاکستان میں دستیاب ہیں، جس کی وجہ سے یہ موٹر سائیکل صارفین کی اولین ترجیح بن گئے ہیں۔ آج کی جو تقریب ہے وہ اس سلسلے کی ایک کاوش ہے کہ ہم نے اپنی پروڈکٹ کو مزید انہینس کیا ہے، اپ گریڈ کیا ہے، نیا لک دیا ہے کسٹمرز کے لیے، اور کسٹمرز جانتے ہیں کہ جو بھی پروڈکٹ آج لانچ ہوئی ہے، جیسے GD ہے، وہ موسٹ کمفرٹیبل بائک ہے ان دا مارکیٹ ابھی۔ اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ آپ 100 کلومیٹر بھی اس کو رائڈ کریں گے تو آپ کی بیک جو ہے وہ کبھی تھکے گی نہیں، آپ تھکیں گے نہیں، ٹائر نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا GD 150S ماڈل کی روڈ گرپ انتہائی شاندار ہے، جبکہ اس کی سسپینشن اور سیٹ بھی انتہائی آرام دہ ہے۔ اسی طرح GD 110S اپنی رفتار کے حوالے سے دوسری برانڈ کی موٹر سائیکل سے بالکل مختلف ہے۔ صارفین ہماری برانڈ کی موٹر سائیکلیں لانگ روڈ کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ پاک سوزوکی موٹر سائیکل پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں بھی دیکھی جا رہی ہے، جو کہ ہماری برانڈ کی کامیابی ہے۔ تقریب میں مہمان خصوصی میکاڈو اینڈو اور محمد سلیم نے کیک بھی کاٹا۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما عاطف خان کی ABN نیوز سے گفتگو، اور عاطف خان کا صوبائی تنظیم کی جانب سے سینٹ ٹکٹس کے حوالے سے بھجوائی گئی لسٹ بانی PTI تک نہ پہنچنے کا انکشاف۔ کہتے ہیں کہ PTI کی صوبائی تنظیم نے اپنی ساری کابینہ کے مشورے سے لسٹ بنائی۔ وہ لسٹ ہم نے 15 تاریخ کو بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کو بھیجی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ لسٹ بانی PTI تک پہنچی ہے کہ نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کو ملنے نہیں دیا گیا۔ تنظیم ہے PTI کی، اس نے ایک لسٹ بنائی اپنی ساری کابینہ کے مشورے سے، اور وہ 15 تاریخ کو ہم نے بھیجی چیئرمین بیرسٹر گوہر کو اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ جی لسٹ ان تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی خان صاحب تک۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دونوں کو ملنے نہیں دی، بیرسٹر سیف کو ملنے دیا گیا، تو وہ لسٹ فائنل کروا کے آ گئے، اور وہ یہ لسٹ نہیں ہے جو کہ ہم نے دی۔ اتوار کے دن ہائی کورٹ سے بھی لیٹر ایشو ہو جاتا ہے، اتوار کے دن الیکشن کمیشن سے بھی خط آ جاتا ہے۔ انہوں نے بھی کام کروانا ہوتا ہے، جب ان کے اوپر پریشر آتا ہے تو وہ پھر چھٹی کے دن بھی کام کرتے ہیں، تنخواہ سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کا سسٹم چل رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے وزارت سمیت 10 کروڑ سے زائد کی آفرز کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ناراض سینٹ امیدوار خرم ذیشان کا کہنا ہے کہ عرفان سلیم جیسے لوگوں کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پارٹی کا مفاد مقدم ہے، اسی لیے کچھ لوگ پیچھے ہٹے۔ اگر بانی نے پہلے ہی فیصلے کیے تھے تو ان کے بہنوں نے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟
क्या बताऊं आपको, मतलब 10 करोड़ से ऊपर चलते जाएं, मिनिस्ट्री वगैरह, ये वो इस तरह की चीजें, वो जिन चीजों पे होता है लोगों को शौक होता है जो चीजें रखने का, खरीदने का, मैं कभी भी इरफान सलीम, आयशा बानो, इन लोगों पे मैं कभी भी ये सोच भी नहीं सकता कि वो ऐसा काम करेंगे। तो अगर खान साहब ने नाम रिकमेंड कर दिए थे उनकी मुलाकात से पहले, क्योंकि बैरिस्टर साहब की मुलाकात उनसे पहले हुई थी, ठीक है, और ये आइडिया खान साहब की बहनों को भी है, खान साहब को भी है कि बैरिस्टर साहब की पार्टी के अंदर क्या एक्सेप्टेंस है, उनकी बात की क्या क्रेडिबिलिटी है। तो अगर खान साहब ने ये डिसाइड कर लिया था तो वो नाम बहनों ने क्यों नहीं लिए? खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अपोजिशन लीडर अबादुल्ला ने कहा कि हमें एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1.5 साल बाद सूबे को सेनेट में नुमाइंदगी मिली है और मुंतखब सेनेटर सूबे के हुकूक के लिए भरपूर आवाज़ बुलंद करेंगे। सियासी हमआहंगी मुस्तकबिल में भी बरकरार रहेगी। एक दूसरे की हम मैंडेट को तस्लीम करें, फ्यूचर में भी इस तरह जारी रहेगा। 1.5 साल तो सेनेट में ये भरपूर नुमाइंदगी करेंगे इस सूबे के हवाले से, इस सूबे के हुकूक के हवाले से, इस सूबे के लिए आवाज़ भरपूर अंदाज में उठाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी का इक़दाम पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। वज़ीर आला और स्पीकर ने गवर्नर हाउस में हल्फ के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में विफाक, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि स्पीकर सूबाई असम्बली ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदेही पर स्पीकर ने इजलास मुलतवी किया। इजलास मुलतवी होने के बावजूद हल्फ लेना मावराए आइन है। हमारे मुंतखब अरकान को फॉर्म 47 के तहत असम्बली आने से रोका गया। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि हमारे अरकान ने कोई डील नहीं की, यह तासुर गलत है। ये कहना कि कोई मामला तय हो गया है गलत है। किसी को पंजाब असम्बली से मुअत्तल नहीं किया जाएगा। आज पंजाब असम्बली में इनके गिले शिकवे सुनने के लिए आया था। आलिया हमजा के साथ 2.5 घंटे बैठ कर आए हैं। तंजीमी मामलात पर बातचीत भी हुई। सच्चाई की जानिब बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर मुज़ाकरात करें, वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। रविश चल रही है कि PTI का जो वजूद है उसको पार्लिमान में और पार्लिमान से बाहर कम किया जाए, तो ये कोशिश वो करते रहेंगे। लेकिन देखिए ये बेसूद कोशिश है। 2 घंटे 2.5 घंटे हम इकट्ठे बैठ कर आए हैं, आप तस्वीरें भी देख लेंगे चंद दमों में, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए खान साहब ने बिल्कुल वजाहत कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि कोई भी आपकी नाचाकी हो, गिला शिकवा हो, इख्तलाफ राय हो, वो पार्टी के अंदर रहेगा। किसी ने सोशल मीडिया पे, वो ट्विटर हो, वो फेसबुक हो, वो यूट्यूब हो, ये बात नहीं करनी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से बलूचिस्तान के वज़ीर लाइफ स्टॉक सरदार ज़ादा मीर फैसल जमाली की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध और बलूचिस्तान में लाइफ स्टॉक की अफजाइश के लिए ताउन बढ़ाने की हिदायत की है। मुलाकात में दोनों सूबों का अपने बेहतरीन मवेशियों की नस्लों का तबादला करने और जैकबाबाद में कैटल शो करने पर इत्तेफाक किया गया है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि कैटल शो में खुद शिरकत करूँगा और वज़ीर आला बलूचिस्तान को भी मदऊ करूँगा। सिंध लाइफ स्टॉक और बलूचिस्तान लाइफ स्टॉक महकमे तहकीक में एक दूसरे से ताउन करें। हम चाहते हैं कि मवेशियों की अफजाइश और तबादले पर मिलकर काम करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि हम डिजिटल मीडिया के नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। पाक भारत जंग में इंफॉर्मेशन सर्विस को शराकत को आला सतह पर तस्लीम किया गया है। इंफॉर्मेशन सर्विसेज अकेडमी में पासिंग आउट तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात का कहना था कि बैरून मुल्क पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस कायम करना हमारी जिम्मेदारी है। नज़रिया पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान की बुनियादों का दिफा करना हमारा फ़र्ज़ है। दीगर महाजों की तरह बियानिया की जंग में भी हमने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। इंफॉर्मेशन सर्विस के अफसरान नज़रियाती सरहदों के पहले मुहाफ़िज़ होते हैं। नाज़रीन, निगरान दौरे हुकूमत में गंदम की दरामद में एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है जिसके बायस कौमी ख़जाने को 300 अरब रुपये का भारी नुकसान पहुंचा। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि यह नुकसान इदारों की सुस्ती और बदनीति का नतीजा है। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023-24 में हुकूमत के मंजूर शुदा 24 लाख मैट्रिक टन गंदम के कोटे के बावजूद 35 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। इस वक्त मुल्क में गंदम वाफर मिकदार में मौजूद थी। रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्क में गंदम की पैदावार 3 करोड़ 14 लाख 70 हज़ार मैट्रिक टन थी और
46,40,000 میٹرک ٹن کا ذخیرہ پہلے سے موجود تھا۔ پنجاب اور سندھ نے فلور ملز کو کم رقم جاری کر کے مصنوعی طریقے سے گندم کی قلت پیدا کی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی اور کابینہ نے صرف 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ گندم درآمد کی گئی۔ رپورٹ میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ گندم کی درآمد کی فائل 1 ماہ تک روکی گئی تاکہ نجی شعبے کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ آڈیٹر جنرل نے 20، 28 اور 30 جنوری کو اپنے مشاہدات بھیجے تھے، تاہم انہیں کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔